ओके, तो आज हम कुछ बेसिक टॉपिक्स ही देखने वाले हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आज हम ये 3 टॉपिक्स देखेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर, या फिर यूँ कहें व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, या फिर जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनके क्या क्या फंक्शंस, एक्टिविटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक टॉपिक हम ये देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। एक टॉपिक ये भी है what type of strategic planning is to be done for competitive advantage, और एक लास्ट टॉपिक हम ये देखेंगे which are the 3 dimensions of information systems। इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप कौन से 3 एंगल से देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक। पहले फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम बताएंगे कि जो भी मैनेजर है, मैनेजरियल लेवल पर जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं, मैनेजरियल लेवल याद कीजिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्टिकल लेवल। और मैनेजरियल लेवल पर ज़्यादातर MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाकर हम MIS के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक समझिए कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टास्क्स परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर इन वेरियस फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस। कौन कौन से फंक्शनिंग यूनिट्स होते हैं बिजनेस के, याद कीजिए, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। इन सभी फंक्शनिंग यूनिट्स में जो भी मैनेजर्स काम करते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या टास्क हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टास्क मैनेजर अलग अलग फंक्शनिंग यूनिट्स में करता है, इन टास्क को 6 एक्टिविटीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 6 एक्टिविटीज़ ऑफ एनी मैनेजर। उसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में POSDCC के एक्रोनिम से जानते हैं। एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि RAM इज़ एन एक्रोनिम ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार POSDCC इन एक्टिविटीज़ का एक्रोनिम है जिससे हम इन एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर P यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स प्लानिंग। ओके, दूसरी एक्टिविटी O से रिप्रेजेंट की जाती है विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। तीसरी एक्टिविटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज स्टाफिंग। चौथी एक्टिविटी को D से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि डायरेक्टिंग। पांचवी एक्टिविटी को C से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग, एंड द 6th एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर C विच इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। यानी कि 6 एक्टिविटीज हैं मैनेजर की: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो मैनेजर की या मैनेजमेंट की ये 6 एक्टिविटीज को हम 1 बाय 1 देखते हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी इज प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो टॉप लेवल पर यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर सेट किए जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन करना। देखिए, टॉप लेवल पर यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं, वो उसके नीचे वाले लेवल पर यानी कि मैनेजरियल लेवल पर जब दिए जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके मैनेजर स्ट्रेटेजीज फॉर्म करता है। ही नीड्स टू फॉर्म द स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स ताकि वो इन गोल्स को जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर सेट किए हैं वो अचीव कर सके। मैनी ऑल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको याद होगा जब हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग याद कीजिए, जिसके 5 स्टेप्स हैं: इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। जिसमें से 3 स्टेप्स यानी कि इंटेलिजेंस, डिज़ाइन और चॉइस ये डिसीजन मेकिंग के होते हैं। तो जब हम चूज़ करते हैं किसी भी मेथड को, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेकिन मैनेजर को कौन से मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए जो बेस्ट होता है। द मैनेजर मस्ट सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम द अवेलेबल वंस। जितने भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं उनमें से किसी एक बेस्ट मेथड को उन्हें चूज़ करना पड़ता है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। पहली एक्टिविटी है प्लानिंग, दूसरी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं उनके रोल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉय को हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, उनकी पोजीशंस अलग अलग हमें सेट करनी होती हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है एंड टू अंडरस्टैंड एंड डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज। डेलीगेट का मतलब होता है असाइन करना। एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी एम्प्लॉइज सही तरीके से काम करते हैं। बिल्डिंग अ मीनिंगफुल इफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप इज़ वेरी मच नेसेसरी। एक अथॉरिटी और रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि याद कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सिंपल अथॉरिटी और रिलेशनशिप एक ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है यदि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाते हैं तो उसको हम फ्लैट से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार प्रोजेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करना ताकि वो सही तरीके से काम करें। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो। एम्प्लॉयज़ को मैन पावर भी कहा जाता है, आपको पता होगा। एम्प्लॉयज़ यानी कि मैन पावर। सो इट रिक्वायर्स डिफाइनिंग द मैन पावर नीड्स एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द एक्टिविटी। जितनी ज़रूरत है या जैसा कार्य है, जैसी एक्टिविटी है, उसके अनुसार आप आइडेंटिफाई कीजिए आपको कितने स्टाफिंग मतलब कितने स्टाफ की ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। सही प्रकार का स्टाफ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको ड्राइविंग प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है उससे भी काम नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से उनकी ड्राइविंग भी चेक करनी होती है। एंड ensuring दैट बाय वर्किंग टुगेदर दे विल अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द बिजनेस। स्टाफिंग में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयज़ यानी कि आपका जो स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करे, तभी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव हो सकेंगे। यदि सब अपनी अपनी थिंकिंग से इंडिविजुअली अपने हिसाब से काम करेंगे और उनके बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, सोचिए एक ऐसा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए जो सही तरीके से काम ना करे, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्टाफिंग में सही प्रकार का स्टाफ सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब एम्प्लॉयज़ को काम देना कि अब उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। मैनेजमेंट टास्क्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स। मैनेजर का काम यानी कि मैनेजमेंट करने का काम सबसे मुश्किल काम होता है। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड, क्लैरिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सभी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको गाइड करना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, सभी चीज़ें मैनेजर को एकदम क्लियर तरीके से करनी पड़ती हैं। It is necessary to motivate the employees to work for the goal with an interest and confidence. एम्प्लॉयज़ को ये पूरी तरीके से दिलासा देना पड़ता है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल यदि अचीव होगा तो उसमें उनका भी फायदा है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी, तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली सक्सेस मिलेगी। सो दे मस्ट वर्क विद एन इंटरेस्ट। उनका काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए और उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि आपस में तालमेल बिठाना, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन करना। यदि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, यानी कि मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स हार्मनी एंड स्मूथनेस इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज टू अचीव द गोल्स। हार्मनी और स्मूथनेस का मतलब है कि शांति से मिलजुल कर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझ करके काम करना। सिंक्रोनाइजिंग इंडिविजुअल एक्शंस इज नेसेसरी। हर एक के एक्शंस को सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के हर एक के पर्सनल और कॉमन गोल्स में कई बार डिफरेंस होते हैं। हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है। एज एम्प्लॉयज़ मे हैव डिफरेंसेस इन पर्सनल एंड कॉमन गोल्स। सबका कॉमन गोल अलग होता है, सबका पर्सनल गोल अलग होता है। एंड डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टास्क्स, मेथड्स एंड डायरेक्शंस टू वर्क। कई बार सबको काम अलग अलग दिए जाते हैं, कई बार सबके काम समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, कई बार काम को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना करें, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। दिस टास्क इज कैरिड आउट बाय द अथॉरिटी प्लेस्ड एट अ हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या फिर टॉप लेवल अथॉरिटी पर जो भी होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन का काम ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ एनी मैनेजर इज कंट्रोलिंग। द कंट्रोल इज सेंट्रल टू द मैनेजरियल फंक्शन। पूरी की पूरी प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये जो कंट्रोलिंग का काम है ये बीच में चलता ही रहता है। इट इज सेंट्रल टू द मैनेजरियल फंक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द आउटपुट, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो पहले से हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और टारगेट्स हमने सेट किए हैं उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेना इफ द आउटपुट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स। याद कीजिए ये टॉपिक हमने बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किया था। हर एक सिस्टम स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। जब आउटपुट जो हम मेजर कर रहे हैं, रीसेंट आउटपुट, वो हमारे स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद यदि सही तरीके का नहीं मिला, यानी कि कंपैरिजन यूनिट से जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारा आउटपुट सही नहीं आया, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, यानी कि फीडबैक की मदद से हम अपने सिस्टम का इनपुट या फिर प्रोसेसिंग सही करेंगे। अ गुड प्लानिंग एंश्योर्स दैट कंट्रोल इज प्रॉपर। जो अच्छे तरीके से प्लान किया जाता है, जैसा अभी आपको बताया, पहली एक्टिविटी है प्लानिंग। यदि प्लानिंग सही तरीके से किया जाएगा तो कंट्रोल भी बिल्कुल सही होगा। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, हाईलाइट एबनॉर्मल डेविएशंस एंड गाइड अ मैनेजर टू टेक स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शंस। सिस्टम की परफॉर्मेंस इसी से इवेल्युएट होती है,
याद कीजिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस दो तरीके से मेजर होती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। यदि सिस्टम में कोई भी ऐसा एबनॉर्मल डेविएशन आता है, डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद जो आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं मिला, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा आउटपुट डेविएट हो गया है, यानी कि चेंज हो गया है एज पर द स्टैंडर्ड्स, तो मैनेजर करेक्टिव एक्शंस लेगा। इट मे बी नेसेसरी टू चेंज अ प्लान, अपना प्लान चेंज करना पड़ सकता है। रीअलोकेट द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को सही तरीके से रीअलोकेट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपने रिसोर्सेस सही तरीके से एलोकेट नहीं किए, इसलिए आउटपुट आपको सही नहीं मिला। मॉडिफाई द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड समटाइम्स इवन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हो सकता है कि आपको कई बार अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े या फिर अपने मेथड्स और प्रोसीजर्स यानी कि काम करने का तरीका चेंज करना पड़े। तो कंट्रोलिंग से आप अपने सिस्टम में सही तरीके का आउटपुट जान सकेंगे। तो ये है 6 एक्टिविटीज किसी भी मैनेजर की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज टू बी डन फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स से जो मार्केट में हैं उनसे आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह से समझिए कि सपोज आप क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका 3rd रैंक आ रहा है और आपको 1st रैंक लाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 1st रैंक वाले को रास्ते से हटा सकते हैं? नहीं, इस तरह से काम नहीं किया जाता। आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इसको इसी तरह से समझिए कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी बिजनेस को, किसी भी मार्केट को कैप्चर करना हो तो मार्केट में आगे आने के लिए बिजनेस को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये प्लानिंग कैसे की जाती है? देखिए, पहला तरीका है कि आप अपनी इंडस्ट्री का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कीजिए। और तीसरा तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव कीजिए। ये 3 मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके आप ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिटर्स से, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाएगी। तो पहले हम देखते हैं ऑल्टरिंग द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंडस्ट्री टू बिकम मोर फेवरेबल टू कस्टमर्स डिमांड। आप देखिए कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, काम करने का तरीका चेंज कर दीजिए। दिस स्ट्रैटेजी कैन वर्क इफ द बिजनेस गेन्स मोर पावर ओवर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। यदि सप्लायर्स और कस्टमर्स पर सही तरीके से कंट्रोल हो तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरीके से काम कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने सप्लायर्स को इंसिस्ट करते हैं, यानी कि कहते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके प्लांट यानी कि जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, दैट देयर प्लांट्स बी लोकेटेड close to the manufacturing facilities and all their business transactions should be performed via EDI यानी कि Electronic Data Interchange with minimum human efforts। यानी कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने सप्लायर्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां से भी रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला प्लांट इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल पास में होना चाहिए, जिससे रॉ मटेरियल की सप्लाई जल्दी हो जाए और इनके जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं ये EDI के द्वारा किए जाएं। EDI यानी कि हर एक चीज़ सॉफ्ट कॉपी में तुरंत भेजी जाए। हार्ड कॉपी बिल्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को इंटरचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइसेस, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे जाकर हम ये देखेंगे इनवॉइस यानी कि बिल्स काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू कंट्रोल द कॉस्ट। इससे उनका खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि दोनों की दोनों फैसिलिटीज़ यानी कि लोकेशंस बिल्कुल पास में हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इससे इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ईजिली सप्लाई द स्पेयर पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स, ये जल्दी सप्लाई हो सकेंगे। अ कंपनी कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टू क्रिएट बैरियर्स फॉर न्यू कंपनीज टू एंटर द बिजनेस। अब इसी में एक और ऑप्शन ये है कि एक कंपनी कुछ ऐसे बैरियर्स क्रिएट करे दूसरी कंपनीज के लिए ताकि वो बिजनेस में नहीं आ पाएं, by acquiring new automated technology to provide the better products and services। सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से आप चेंज कर दीजिए कि आपने नई ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिससे आपके कस्टमर को ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल रहे हैं। इससे आप मार्केट में ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगे और इससे जो दूसरी कंपनीज हैं या फिर नई कंपनीज जो मार्केट में आ सकती हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली एक ये बैरियर यानी कि रुकावट का काम करेगा, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शायद ना करें। यानी कि आपको अपने बिजनेस में पूरे तरीके से चेंज करने से आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। सेकेंड इज क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, आप बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च कीजिए। इससे ये फायदा होगा
कि कस्टमर हमेशा नए प्रोडक्ट और सर्विस चाहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू पे इफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज गुड। So creating new products and services is always an approach that can help a firm यानी कि organization to gain a competitive advantage। Competitor से आगे बढ़ने के लिए नए products और services launch करना हमेशा एक अच्छा approach रहता है, हमेशा एक अच्छा तरीका है। It is especially true for the computer industry and high-tech businesses। देखिए एग्जाम्पल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इंटेल कंपनी ने नए प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं जैसे कि i3, i5 एंड i7, और उन्होंने जो पुराने प्रोसेसर्स हैं जैसे कि पेंटियम प्रोसेसर, उनका प्रोडक्शन बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया है। क्यों उन्होंने बंद किया? क्योंकि उनको पता है कि पेंटियम प्रोसेसर्स को कितना भी हम एनहांस करें उसमें रहेगा तो सिंगल कोर ही। तो उन्होंने i3, i5, i7 या फिर ऑक्टा कोर ऐसे लेटेस्ट प्रोसेसर्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए, यानी कि उन्होंने बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। अभी इससे आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना फायदा हो रहा है। ये प्रोसेसर्स ज़्यादातर मार्केट में चलते हैं और पेंटियम प्रोसेसर्स कोई आजकल यूज़ भी नहीं करता। If an organization does not introduce new products and services every few months, the company may quickly lose the market share and decline। सीधी बात है, अगर इंटेल कंपनी ये प्रोसेसर्स मार्केट में नहीं लाई होती तो आप सोचिए उनका मार्केट शेयर पूरी तरह से लूज हो जाता और वो डिक्लाइन हो जाती, यानी कि एक दिन बंद हो जाती। कंपनीज दैट स्टे ऑन टॉप आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Companies should use new technologies to get themselves into the new markets and improve efficiency, profitability and shareholder value। यदि नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा नए मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है, एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, फायदा यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और उनकी शेयर होल्डर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है कि आप मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर के आइए। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को एनहांस तो कर सकते हैं, आप उनको इम्प्रूव तो कर सकते हैं यदि उनमें कोई खामियां यानी कि कोई कमियां हो तो। सो इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहां पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है उन प्रोडक्शन लाइन को आप चेंज कीजिए, उससे ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होंगे, वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। और आप नए रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कीजिए और आप कस्टमर की सर्विस थोड़ी सी इंप्रूव कर दीजिए। सो इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स एंड सर्विसेज इज अनदर अप्रोच टू स्टे इन द कॉम्पिटिटिव एरा। द इंप्रूवमेंट्स कैन बी आइदर रियल और परसीव्ड। इंप्रूवमेंट अभी कस्टमर को सामने दिखनी चाहिए, या फिर यदि नहीं दिखती हैं तो कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए, परसीव्ड यानी कि कस्टमर को ऐसा महसूस हो कि फ्यूचर में उसे इससे अच्छी सर्विस मिलेगी। इन सम केसेस द इम्प्रूवमेंट्स एक्ट एज रिफाइनमेंट। ये रिफाइनमेंट का काम करती है, हर एक चीज को रिफाइन किया जाता है, यानी कि उसे धीरे धीरे इंप्रूव किया जाता है। वेयर ओनली माइनर चेंजेस आर मेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, काफी फूड और बेवरेज कंपनीज हेल्दी और लाइट फूड प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के लिए मार्केट में लेकर के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आजकल के लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, तो उनको हेल्दी और लाइट फूड ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न वेफर्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो वेफर्स। लेज, बालाजी, ये पोटैटो वेफर्स मार्केट में बहुत तरीके से चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल मार्केट में कॉर्न वेफर्स जैसे कि नाचोस ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉर्न से बनाए जाते हैं, यानी कि स्वीट कॉर्न से। ये हेल्दी और लाइट रहते हैं कस्टमर्स के लिए। तो अपने प्रोडक्ट लाइंस को और सर्विसेज को इंप्रूव करने से भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से आगे आ सकती है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि अगर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऐसी की जाए कि आप अपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, आप नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लेकर के आइए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव कीजिए, तो आप कॉम्पिटिटर से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे। एक थर्ड टॉपिक है जो बिल्कुल अलग है, लेकिन वो हम इसी में ही कवर कर लेते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को 3 एंगल से देखना, 3 डायमेंशन से देखना। देखिए, जब आप किसी से भी बात करते हैं तो आप उससे पूछते हैं वाई, यानी कि ऐसा क्यों, तो पहला डायमेंशन है वाई। फिर आप उससे पूछते हैं कैसे, तो दूसरा डायमेंशन है हाउ, और तीसरी बात आप उससे पूछते हैं क्या, यानी कि व्हाट। 3 सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि वाई, क्यों, हाउ यानी कि कैसे, और व्हाट यानी कि क्या। तो इसको सिंपली आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के डायमेंशन से रिलेट कीजिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाए जाते हैं, तो पहली बात वो क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि उसके क्या फायदे होंगे। दूसरी बात, वो किस तरह से बनाए जाएंगे, तो आपको पता है उसे बनाने के लिए हमें सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। और तीसरी बात, उसे बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे बनाने के लिए CBIS यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सो द फर्स्ट डायमेंशन इज वाई। वाई मतलब उसके बेनिफिट्स।
तो पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो सकेगी, मैनेजमेंट लेवल की प्लानिंग हो सकेगी, ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग और कंट्रोल दोनों हो सकेगा। याद कीजिए, टॉप लेवल पर यानी कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर प्लानिंग इंफॉर्मेशन काम आती है और ऑपरेशनल लेवल पर यानी कि लोअर लेवल पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन काम आती है। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जनरली टॉप लेवल और मिडिल लेवल में इतना डिफरेंस नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, मैनेजर्स, ये सभी मिलकर के काम करते हैं। सिमिलरली ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज ये सभी भी मिलकर के काम करते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी हो या कंट्रोल करना हो तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही तरीके से कर सकेगी। दूसरा है अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना, उसमें भी उनका फायदा होगा और प्रोडक्ट की डिलीवरी भी सही तरीके से हो सकेगी ताकि कस्टमर को सही समय पर सही टाइम पर प्रोडक्ट मिल जाए, तो इससे उनके बेनिफिट्स होंगे। तो यही है फर्स्ट डायमेंशन। The first dimension is the why dimension. It concerns the benefits of information system to individuals, work groups and organizations. एक इंडिविजुअल को भी ये काम आए, वर्क ग्रुप यानी कि कुछ ग्रुप में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी काम आए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बहुत काम आता है। ये बेनिफिट्स अभी हमने देखे। इट सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग, मैनेजमेंट लेवल प्लानिंग और ऑपरेशनल लेवल पर आपको मालूम है प्लानिंग और कंट्रोल दोनों होता है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। याद कीजिए, डिसीजंस तीन प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन यानी कि प्रोग्राम जो कि लोअर लेवल पर लिए जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि नॉन प्रोग्राम्ड जो कि टॉप लेवल पर लिए जाते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड का, जिसे हम कहते हैं सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इन तीनों को या फिर इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। It should provide improved product quality by maintaining and enhancing the product information component through better documentation, better customer support and better services. प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। ये कैसे इंप्रूव होगी? जब आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मेंटेन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसे धीरे धीरे इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किस में मेंटेन की जाती है? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तभी कस्टमर को सही तरीके से सर्विस और सपोर्ट मिल सकेगा। जिस प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता ना, वो प्रोडक्ट आगे जाकर फेल हो जाता है। इसीलिए 6th सेमेस्टर के जो आपके प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो कोई भी कस्टमर इस्तेमाल करता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं बनाया तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगर हमें अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी देनी है तो हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से ज़रूर करना चाहिए। सच सिस्टम्स कैन ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिलीवरी बाय मेकिंग द प्रोडक्ट मोर रेडिली यानी कि ईजिली अवेलेबल। कस्टमर को प्रोडक्ट बिल्कुल सही समय पर जल्दी मिल जाना चाहिए। कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी बिल्कुल सही समय पर हो जानी चाहिए। ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हेल्प इन एनालाइजिंग द एरिया ऑफ द कॉम्पिटिशन्स टू। कई बार कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी करना पड़ता है, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, उनकी सर्विस कैसी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, तो आप उनको भी एनालाइज करेंगे तो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स हैं। सेकेंड डायमेंशन इज व्हाट, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को किससे बनाया जाता है? तो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को इन 6 कंपोनेंट से हम बनाते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। इनको ही हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CBIS के 6 कंपोनेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। द व्हाट डायमेंशन, इट कंसर्न्स अबाउट द 6 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ CBIS यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। और किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का लास्ट डायमेंशन होता है हाउ, यानी कि वो किस तरह से बनाया जाएगा। तो आपको मालूम है, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। उसमें अलग अलग प्रकार के मॉडल्स आते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल या फिर अजाइल मॉडल भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, वेरी डायनेमिक मॉडल। उससे भी हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। और कई बार हमारे पास जो अवेलेबल इनबिल्ट टूल्स होते हैं, पहले से ही बनाए हुए टूल्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना होता है। इन्हीं को कहा जाता है केस टूल्स। केस यानी कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए यानी कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर में पहले से ही टूल्स यानी कि साधन अवेलेबल हैं, आपको उनको सिंपली यूज करना है, उनको कनेक्ट करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, सिंटेक्स को फॉलो करके आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो द थर्ड डायमेंशन इज द हाउ डायमेंशन. It concerns the activities required to design and develop information systems.
These are designed by various activities of software development life cycle models यानी कि SDLC models such as waterfall, prototyping, incremental या फिर जैसा आपको बताया agile development process model का भी इस्तेमाल किया जाता है. Also कंप्यूटर एडेड यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स यानी कि केस टूल्स का भी इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को एनहांस कर सकते हैं. तो 3 डायमेंशंस है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के, द वाई डायमेंशन, द व्हाट डायमेंशन एंड द हाउ डायमेंशन. ओके, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एक टॉपिक ये अलग से है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज टू बी डन फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और ये वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस यानी कि एक्टिविटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर या फिर मैनेजमेंट. तो इन 3 टॉपिक्स का आप बिल्कुल ओवरव्यू देख लीजिएगा, आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ये टॉपिक्स आपको आगे जाकर काम आएंगे.